बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आप अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं और अध्याय 5 से पहले जो आपने पढ़ा है उसमें आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है। प्रागैतिहासिक काल के विषय में मैंने आपको बताया था, इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका समय काल मैंने आपको बताया 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का रहा। उसको विकास क्रम मतलब उसका अर्थ बताएं तो आपको प्रागैतिहासिक काल का प्राग प्लस इतिहास, प्राग यानी पहले और इतिहास यानी इतिहास, अर्थात इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अध्ययन की दृष्टि से उस काल को अपन ने 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को अपन ने कई नामों में पढ़ा है। एक तो पढ़ा है नव पाषाण काल के नाम से, एक पढ़ा है अपन ने सभ्यता काल के नाम से, एक पढ़ा है अपन ने धातु काल के नाम से और एक है ही उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उनमें अपन ने पढ़ा कि कलात्मक जो कला अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेष अधिकतर उत्तर पाषाण काल के प्राप्त हुए। उन अवशेषों में आपको भित्ति चित्रों के रूप में ही प्राप्त हुए थे, जो गुफा चित्र कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? गुफा चित्र। अर्थात जो भित्ति चित्रण की परंपरा है वो भित्ति चित्रण की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे पहले कलाकार ने या मनुष्य ने अपने भावाभिव्यक्ति के लिए जो सहयोग लिया था वो चित्रों का ही सहयोग लिया था और उन चित्रों को ही उसने आड़ी टेढ़ी रेखाओं के माध्यम से गुफाओं की दीवारों पर ही उकेरा था। तो वहीं से अपन भित्ति चित्रण का एक परंपरा मान सकते हैं, जिसमें आखेट के चित्र बनाए गए थे। विषय आखेट रहा था और प्राकृतिक व खनिज रंगों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अपन ने सेकंड जो अध्याय पढ़ा था वो उसमें पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, वह मूर्ति कला की दृष्टि से प्रारंभिक काल रहा था। उसके बाद तीसरा अध्याय जो पढ़ा है अपन ने मौर्य कालीन कला पढ़ा है और मौर्य कालीन कला के पढ़ने के बाद आपको पढ़ा गया चौथा अध्याय जिसमें मौर्योत्तर कालीन कला पढ़ा है और चौथा अध्याय पढ़ने के बाद में अपन पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय जिसमें परवर्ती भित्ति चित्रण परंपरा पढ़ रहे हैं, अर्थात परिवर्तित या आने वाली भित्ति चित्रण परंपराएं, जिन भित्ति चित्रणों में किस प्रकार का चित्रांकन किया गया था, कैसे परिवर्तित होती रही थी, कैसे बदलाव आता रहा भित्ति चित्रों का, किस समय किस प्रकार के भित्ति चित्र बनाए गए थे। मैंने आपको बताया था भित्ति चित्र कहते हैं दीवारों पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं, लेकिन वो भित्ति चित्रों को बनाने के तरीके कई होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे एक तो आला गीला दीवार पर बनाना जिसको आला गीला चित्रों के नाम से जाना जाता है, जिसको फ्रेस्को भित्ति चित्रण के नाम से जाना जाता है। फ्रेस्को भित्ति चित्रण की भी 2 विधि बताई थी मैंने आपको, एक तो इटालियन फ्रेस्को और एक जयपुरी फ्रेस्को है। इसके बाद मैंने आपको बताया सूखी टेक्निक। सूखी टेक्निक में जैसे दीवार तैयार होती है उस तैयार पर ही पेंट के द्वारा चित्रांकन कार्य किया जाता है, उसे सूखी विधि के चित्र कहते हैं। एक बताया मैंने आपको पच्चीकारी या मणिकुट्टिम चित्र, जिसमें क्या किया जाता है, दीवार को तैयार करने के बाद गीले प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है और चित्र बनाने के बाद उसे रंगीन कांच के टुकड़ों के द्वारा उसे चमकाया जाता है या उभारा जाता है और जो मणि की तरह जगमगाता है, इसलिए उसे मणिकुट्टिम चित्र के नाम से या पच्चीकारी वाले चित्रों के नाम से जाना जाता है। और एक विधि बताई थी मैंने आपको एनकास्टिक विधि। उन एनकास्टिक विधि में मैंने बताया कि दीवार पर सीमेंट बजरी वगैरह का लेप करने के बाद मोम का लेप किया जाता है और मोम का लेप करने के बाद उसके ऊपर रेखांकन किया जाता है। रेखांकन करने के बाद उसमें प्राकृतिक खनिज रंगों के द्वारा रंगांकन किया जाता है और रंग पूर्ण हो जाने के बाद दीवार के पीछे की तरफ से उसे गर्मी पहुंचाई जाती है और गर्मी पहुंचाने पर वह मोम दीवार के अंदर मतलब पहुंच जाता है और दीवार के अंदर पहुंचने पर वो चित्र स्थायित्व धारण कर लेते हैं। इस तरह की विधि को एनकास्टिक विधि कहते हैं। इसके अलावा चित्रण परंपरा में सबसे पहले मैंने आपको बताया भित्ति चित्रण के जो खजाना है वो खजाना में एलोरा गुफा मंदिर और अजंता गुफा मंदिर है। अजंता के गुफा चित्रों की चित्रण विधि के बारे में मैंने बताया कि अजंता में जो गुफा चित्र बनाए गए वो टेम्परा टेक्निक में बनाए गए। उन टेम्परा टेक्निक में मैंने आपको बताया कि अजंता में सबसे पहले दीवार को खरोंच लिया गया था या चट्टानों को खुरदरा कर लिया गया था और खुरदरा करने के बाद उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया। उस लेप को मतलब विशेष प्रकार के घोल के द्वारा किया गया था और वह घोल में क्या किया था, गोबर, धान की भूसी, उड़द की दाल का पानी, चिकनी मिट्टी, बजरी मिट्टी, गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी आदि को मिलाया गया था और मिलाने के बाद उस लेप को या उस घोल को उस दीवार पर 3/4 से 1 इंच की मोटाई पर चढ़ाया गया था और चढ़ाने के बाद उसके ऊपर अंडे के परत के समान सफ़ेद सीमेंट
पाउडर का लेप किया गया था, और लेप करने के बाद उसके ऊपर चित्र खींचा गया था, खाका खींचा गया था, और खाका खींचने के बाद उसके ऊपर रंगांकन किया गया था, जो प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा रंगांकन किया गया था। इस प्रकार की विधि से बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को, भित्ति चित्रण विधि के चित्र के नाम से या अजंता फ्रेस्कोज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की कुछ टेक्निक रही हैं, उन टेक्निकों में अपन अब आगे बढ़ते हुए विजयनगर के भित्ति चित्र पढ़ रहे हैं। तो वृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता का मतलब होता है कि उसकी मतलब पूर्णता, मतलब उसकी ट्रेंडता दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रभाव आकृतियों में हाव भाव, अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। अर्थात लहरिएदार सुंदर रेखाओं के आधार पर ऐसी आकृतियों में हाव भाव, अंग प्रत्यंगों की लचक देखते ही बन जाती है। इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। उनमें एक और चौलकालीन कलाकारों की परिपक्वता पूर्णता प्रदर्शित होती है। अर्थात चौल काल, मैंने बताया आपको कि कुषाण काल, सुंग काल, इनके बाद हमें चौल काल आता है, और चौल कालीन को कैसे पल्लव कालीन या पल्लव शासक कहा जाता है, जिनमें जैसे महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का नाम आपको लेके मैंने बताया था। तो दूसरे और संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। 3वीं शताब्दी में चौल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, और हम्पी को अपने नियंत्रण में लेने के बाद हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बना लिया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास त्रिपुरा कुंड्रम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में तिरुपाक्ष मंदिर है, ये तिरुपाक्षी एक मंदिर है जो बेसर शैली में बनाया गया मंदिर है। में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र में बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र, मतलब विष्णु के अवतार, विष्णु के काफ़ी रूपों को चित्रित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था, वराह अवतार धारण किया था, इस तरह के अवतारों को वहाँ रूपायित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदुपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर, मतलब एक लेपाक्षी मंदिर है जिसमें शिव मंदिर कहते हैं, उसके दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया, जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं, मतलब निश्चल हैं लेकिन वो क्या है, सरल हैं। संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों की इन शैलियों या इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसा कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुरम, ये तमिलनाडु में तिरुपराकुरम, श्रीरंगम, तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। तिरुपराकुरम में 2 अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है, अर्थात महावीर के जीवन से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत, रामायण के प्रसंग, कृष्णलीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्र फलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। मचकुंद मतलब का चित्र को कथा को चित्रित किया गया है। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्र फलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति अर्थात भिक्षा मांगते हुए या भिक्षा पात्र लिए हुए मूर्ति का अंकन किया गया है।
विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है, मतलब वो सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अर्काट जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परिवर्तित चरण के नमूने हैं। उपरोक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही चित्रित विस्तृत रूप हैं। अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिया गया है। आकृतियों के पार्श्व और चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है, मतलब चित्रों को लयपूर्ण बनाने का प्रयास किया है और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। अंतराल होता है चित्रण भूमि, उस चित्रण भूमि को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। तिरुवल्लुवरजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। नटराज है भगवान शिव का रूप, जिसने नटराज स्वरूप है जब भगवान मतलब पृथ्वी को संहार करना था, उस समय भगवान शिव ने नटराज स्वरूप को धारण किया था, जिसमें क्या था कि भगवान शिव को 4 भुजाओं वाला बनाया गया है और तीव्र गति से नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। वह रूप नटराज स्वरूप है। केरल के भित्ति चित्र। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था, मतलब अच्छाइयों को इन्होंने अपना लिया। किन्होंने? केरल के कलाकारों ने। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एछुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी होती है, ये उस चित्रकारी को अपना लिया। जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों, मंदिरों के मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाकर चित्रित किया था। शायद केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें 3 महल भी शामिल हैं। कोच्चि का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल, जिन महलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है। अर्थात केरल की जो चित्रण परंपरा है वो इन महलों पर दृष्टिगोचर होती है, जिन चित्रों में देखी जा सकती है। कोच्चि का डच महल, कायमकुलम का कृष्णपुरम महल और पद्मनाभपुरम महल, जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्वता अन्यथा दृष्टि अवस्था दिखाई देती है, वे हैं पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर और पनायनर कावू का मतलब एक मूर्त मंदिर और त्रिकोडीनाथानम, अर्थात ये केरल की भाषा है, त्रिपरयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडनाथन मंदिर। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राय विधि विधान अर्थात त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता था या दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु भित्ति चित्रों के रूप में परंपरागत उदाहरण रहे हैं। अर्थात ये परंपरा हमारे चलती रही है, जो लोक कला के रूप में भी मान सकते हैं। अब महिलाओं के द्वारा ये विभिन्न त्योहारों उत्सवों के समय भी बनाए जाते थे। राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट रही है। इस प्रकार की भित्ति चित्रण परंपरा हमारी रही है। वैसे मैं आपको इसके सरल भाषा में बताऊं
कि क्या है कि भित्ति चित्रण एक परंपरा रही है, और ये परंपरा भित्ति चित्रण की परंपरा है जो अपने कब से प्रारंभ है, प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ है। क्योंकि मनुष्य ने अपने भावाभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल जो माध्यम अपनाया वो माध्यम चित्रकला को ही अपनाया, और वो चित्रकला कर्म के लिए सबसे पहले जो धरातल के रूप में लिया वो गुफाओं की दीवारों को लिया था। उन दीवारों पर बनाने का जो तरीका है वो तरीका मैंने आपको बताया कि उसमें सबसे पहले जैसे मतलब उन चित्रों को तैयार करने के लिए भित्ति को या दीवार को तैयार किया जाता था, और दीवार को तैयार करने के लिए दीवार को खरोंच दिया जाता था। खरोंचने के बाद उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता था, और लेप चढ़ाने के बाद प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा रंग अंकन किया जाता था। तो ये परंपरा शायद उसी समय से चलती आ रही हैं, लेकिन ये क्षेत्रगत आधार पर कुछ परिवर्तन लेकर आगे परिवर्तित होती रही थी। इस प्रकार अपन ने आज 5वें अध्याय का अध्ययन किया और उसमें परवर्ती भित्ति चित्रण परंपरा को पढ़ा, जिसमें अपन जैसे अब इसके अभ्यास प्रश्न आते हैं। बादामी गुफा भित्ति चित्रों की क्या विशेषता रही है, अर्थात बादामी जो गुफा है उस बादामी गुफा मंदिरों में जो भित्ति चित्र बनाए गए वो भित्ति चित्र भी किसके आधार पर बनाए गए, वो भित्ति चित्र भी अजंता के समान ही भित्ति चित्रों को चित्रित किया गया है, अजंता की टेक्निक में ही चित्रित किया गया है। और विजयनगर के चित्रों पर एक निबंध देखिए, अभी अपन विजयनगर को पढ़ रहे हैं कि विजयनगर में किस तरह के चित्र बनाए गए हैं, केरल और तमिलनाडु के भित्ति चित्रण परंपरा को समझाइए। इस प्रकार इस भित्ति चित्रण मतलब इसका अध्याय समाप्त होता है। ये 3 इनके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बाकी अन्य शॉर्ट क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे कि एक एक को बताएंगे। जैसे अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों को तैयार करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया गया था, बादामी गुफा मंदिर किस समय के हैं, बादामी गुफा मंदिरों में भित्ति चित्र किस प्रकार के बनाए गए थे, उनकी टेक्निक क्या रही है। इस प्रकार का अपन शॉर्ट क्वेश्चनों में इसका अध्ययन करेंगे या मुख्य बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में अगले अध्याय का अध्ययन कराएंगे आपको। धन्यवाद।